एक व्यक्ति होता है, उसका 25 साल के आसपास का एक लड़का होता है, वो अचानक गायब हो जाता है, जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। तो उसका पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और एक नज़दीकी थाने में जाकर जब उसे गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा लड़का गुम हुआ है, तुम खुद ढूंढ कर लाओ, ये हमारा काम नहीं है। आखिरकार उसके पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं, जिसके बाद उसे और ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। तो दूसरे दिन फिर से थाने में जाते हैं और फिर से उसके खिलाफ़ गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस वालों का वही जवाब होता है, जिसके बाद वो व्यक्ति जो उस लड़के का पिता होते हैं वो फिर से नाराज़ होते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं, फिर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। इस तरीके से पूरे 3 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद वो पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर एसएसपी कार्यालय चले जाते हैं, जिसके बाद एसपी को वो सारी जानकारी देता है। तो एसपी इस बात को सुनकर तुरंत जो प्रभाव से उस थाने के अंदर फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि इस व्यक्ति की जो एक पिता है अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं, अपने बेटे के खिलाफ़ गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं, उनकी रिपोर्ट भी दर्ज कीजिए, साथ में उसे जल्दी से जल्दी ढूंढने की भी कोशिश कीजिए। जैसे ये बात पुलिस थाने के थाना प्रभारी सुनते हैं, तुरंत एक्शन के अंदर आ जाते हैं और जब उसे लड़के के ढूंढने की कोशिश करते हैं और जो कहानी निकल कर सामने आती है, वाकई में दोस्तों आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब पुलिस वाले के सामने ये कहानी आती है तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आखिर इस कहानी में क्या हुआ था, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुरादाबाद और यहीं पर एक थाना लगता है पाकबाड़ा। यहीं पर एक छोटा सा गांव होता है उमरी सब्जीपुर। यहीं के रहने वाले अरमान और उनके पिता मोहम्मद हनीफ। अरमान के 4 बड़े भाई होते हैं और 4 उनकी बहनें होती हैं। 2 भाई की शादी हो जाती हैं और 2 बहनों की भी शादी हो जाती हैं। अरमान का पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा कम मन लग रहा था, जिसकी वजह से एक दिन अपने वो पिता से कहता है मोहम्मद हनीफ से कि पिता मेरा पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि दुबई में जाकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। उनके पिता कहते हैं कि ठीक है, तुम अगर दुबई जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। साल 2021 में आखिरकार अरमान दुबई काम पर चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर काम कर रहा होता है। एक दिन शाम होती है और शाम होने के अंतराल ही वो व्हाट्सअप चला रहा होता है। व्हाट्सअप चलाने के बाद जैसे ही वो इंस्टाग्राम पर जाता है और इंस्टाग्राम पर जाकर जैसे वो इंस्टाग्राम ओपन करता है तो उसको अचानक काजल नाम की एक लड़की की जो है प्रोफाइल दिखती है, जिसके बाद उसे वो रिक्वेस्ट भेजता है और रिक्वेस्ट भेजते ही तुरंत जो है सामने से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही काजल उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं तो यहाँ से अरमान मोहम्मद सीधा उसको मैसेज करता है और मैसेज के ज़रिए उससे बात करने लग जाता है। इधर भी काजल जो है उससे बात कर रही होती हैं। काजल कोई और नहीं बल्कि अरमान के घर के पास ही की रहने वाली लड़की होती हैं। जैसे ही अरमान उसे पूछता है कि आप क्या करते हैं तो वो काजल कहती हैं कि मैं तो अभी तक पढ़ाई कर रही हूँ और कुछ समय के बाद मुझे जितना भी समय मिलता है मैं कुछ बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, घर पर ट्यूशन लेती हूँ। इस तरीके से उनके साथ बात हो रही थी। काजल भी यहाँ से पूछती है अरमान से कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैं तो दुबई आ गया हूँ, पढ़ाई मैंने छोड़ दी है और दुबई में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर अच्छी खासी मेरी कमाई चल रही है। काजल पूछती है अरमान से कि आखिर तुम कब तक घर पर आओगे, तो वो कहते हैं कि घर पर आना मेरे लिए अभी तक तो कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे घर आना होगा सबसे पहले ये जानकारी मैं तुम्हें आखिर दे दूँगा। आखिरकार वक्त बीता है और वक्त बीतने के बाद सितंबर 2025 आ जाता है और एक दिन अरमान अपने घर पर आने वाला होता है। वो काजल से कहता है कि फ़िलहाल मैं कुछ दिनों में घर पर आ रहा हूँ। तो काजल कहती है कि तुम आखिरकार मेरे लिए क्या लेकर आओगे। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बातें होती हैं। बातें होते होते एक दूसरे के का प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं और एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के आने के बाद जो है दोनों एक दूसरे से गहरी दोस्ती कर लेते हैं। अब जैसे सितंबर 2025 में अरमान घर पर आ जाता है, जिसके बाद काजल उसे कहती हैं कि मेरे लिए तुम क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। तो अरमान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आया हूँ, कुछ मिठाइयाँ लेकर आया हूँ, कुछ काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। एक रात वो उसे मिलने के लिए जाता है और उसके बाद उसे सारे गिफ्ट उसे दे देता है और उसके बाद अपने हाथों से उसे मिठाई भी खिलाता है। अब दोनों जन बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद इनके प्रेम प्रसंग तो पहले से स्टार्ट हो गए थे, गहरी दोस्ती भी हो चुकी थी, लेकिन इनके बीच में जो है अभी जो है संबंध का सिलसिला भी स्टार्ट हो जाता है। पहली बार दोनों के बीच संबंध बनते हैं और संबंध बनने के बाद दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर पूरी तरीके से आ जाते हैं। जिसके बाद एक दिन अरमान काजल से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हर हाल में तुमसे शादी करूँगा। अब यहाँ से काजल कहने लगती है कि तुम मेरे से शादी कैसे करोगे, तुम जाति के मुसलमान हो और मैं एक हिंदू लड़की हूँ। अरमान कहता है कि इसमें कौन सी हैरत वाली बात है, अगर तुम राज़ी हो मैं राज़ी हूँ तो कोई हमें रोक नहीं सकता है, हम आखिर शादी कर ही रहेंगे।
आखिरकार काजल भी इस बात को मान लेती हैं, जिसके बाद अरमान को कहती हैं कि हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, हर हाल में तुमसे शादी करके रहूँगी। आखिरकार धीरे धीरे दोनों के बीच में वक्त बीत रहा होता है और वक्त बीतने के साथ ही 18 जनवरी 2026 के दिन काजल अरमान को फ़ोन करती हैं और फ़ोन करने के बाद उसे कहती हैं कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी रह रहे हो आजकल। अरमान कहते हैं कि मैं अपने भाई के साथ जो है टाइल्स की फिटिंग का काम कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मैं फिर से जो है दुबई जाना नहीं चाहता हूँ, मैं यहीं रहकर काम करूँगा, तुमसे एक दिन शादी करूँगा और शादी करने के बाद हम दोनों खुशी खुशी की तरह रहेंगे। आखिरकार काजल कहती हैं कि वो बात तो सब ठीक है, तुम यहाँ रहना चाहते हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हैं, इस बात के लिए भी मैं भी बिल्कुल भी हैरत नहीं हूँ। लेकिन हैरत इस बात की होती है, नाराज़गी मेरी इस बात की है कि 1 जनवरी चली गई है, यानी नया साल आ चुका था, तुम पूरे 18 दिन के साथ मेरे साथ मुलाकात नहीं की है, अभी तक मेरे लिए कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आए हैं। तो अरमान आखिरकार कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम बोलो तो मैं आज ही रात जो है तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा, कुछ मिठाई भी लेकर आऊँगा, जिसके बाद तुम खाना और वो कपड़े भी जो हैं पहनना, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे, दोनों जन बातें करेंगे और उसके बाद मैं अपने घर लौट जाऊँगा। काजल कहती हैं कि ठीक है, आज ही जो है तुम अपने मेरे घर पर आ जाना, मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा और तुम मेरे घर पर आके वो गिफ्ट लेकर आना, बातें करना, संबंध बनाना, फिर चले जाना। 18 जनवरी 2026 के दिन आखिर अरमान काजल के घर पर जाता है, जिसके बाद दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद दोनों उसको मिठाइयाँ भी खिलाता है, साथ में उसे कपड़े भी पहनाता है। उसके बाद दोनों जन संबंध बनाते हैं और संबंध बना के बाद अगली सुबह जो है अरमान अपने घर पर चले जाता है। जैसे ही वो अपने घर पर चला जाता है तो यहाँ पर उनके पिता मोहम्मद हनीफ होते हैं। वो देखते हैं कि उसका बेटा अरमान घर पर दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं काम पर गए हैं, तो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। आसपास के रिश्तेदारों को भी वो फ़ोन लगाकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। आखिरकार सुबह से शाम हो जाती है, मोहम्मद हनीफ काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं अपने बेटे को लेकर, तो वो नज़दीकी थाने में चले जाते हैं पाकबाड़ा में और पुलिस से जाकर वो एक रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा लड़का सुबह से गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर वो कहाँ गया है, उसे आप ढूंढ कर लाइए, एक मेरी रिपोर्ट गुमशुदा की दर्ज कर लीजिए। पुलिस वाले कहते हैं उनसे कि तुम्हारा बेटा गायब हुआ है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम खुद ढूंढ कर लाओ, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आखिरकार मोहम्मद हनीफ फिर से घर पर आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि पास की रहने वाली लड़की जो काजल होती हैं वो भी घर से गायब हैं। आखिरकार मोहम्मद हनीफ इस बात को समझने में देर नहीं लगती है कि आखिरकार मेरा बेटा अरमान और काजल दोनों जन कहीं भाग चुके हैं। अरमान पहले से ही कह रहा होता है कि मैं एक दिन काजल से शादी करूंगा, और जो अरमान बोलता है, जो कहता है, वो आखिरकार करके दिखाता है। आखिरकार उसे और भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, आसपास के रिश्तेदारों के घर पर जाते हैं, वहाँ पर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, अलग अलग स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन अरमान का कहीं पे भी पता नहीं चलता है। तो 19 जनवरी 2026 बीत जाती हैं, जिसके बाद 20 जनवरी 2026 लग जाता है। फिर से अरमान के जो पिता होते हैं मोहम्मद हनीफ फिर नज़दीकी थाने में जाते हैं पाकबाड़ा, फिर से उसके खिलाफ़ गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस का कहना होता है कि तुम जो है खुद अपने तरीके से ढूंढ कर लाओ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पर गया होगा तो आ जाएगा। पुलिस इस बात को टालम टोल कर रही होती है, लेकिन मोहम्मद हनीफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसे और ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। तो एसएसपी ऑफिस यानी सतपाल अंतिल के कार्यालय में चले जाते हैं, जिसके बाद वो सारी कहानी उनको सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि पूरे 3 दिन बीत जाते हैं, मेरा लड़का अरमान कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। मैं नज़दीकी थाना पाकबाड़ा में जाता हूँ, वहाँ पर मेरे बेटे की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहता हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो अचानक एसएसपी सतपाल अतिल जो हैं उस थाने में फ़ोन करते हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत जो है एक्शन लेने के लिए कहते हैं और इनके खिलाफ़ रिपोर्ट भी दर्ज करवाने के लिए कहते हैं। वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, जिसके बाद तुरंत एक्शन में आते हैं, और एक्शन में आने के बाद जब उसके केस की जांच पड़ताल करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके साथ जो हैं काजल भी यहाँ से गायब हैं। तो सीधा काजल के घर पर जाती हैं पुलिस अपनी टीम को लेकर, जिसके बाद उसके भाई के साथ उसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है अरमान के पिता 10 बार जो है थाने में आ चुके हैं, वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम अपनी लड़की के खिलाफ़ जो है रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पर सतीश जो होता है काजल का भाई, वो कहता है कि मेरी बहन जो है काफ़ी वक्त से जो है उस लड़के के साथ जो है रिलेशन के अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद हमें कुछ इस बात का जानकारी लगता है आखिर मेरी बहन जो काजल हैं अगर उसके साथ भाग गई हैं तो हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा
वो जहाँ भी गई हैं वह उसे जाने दो, हमें उसके खिलाफ़ कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवानी है उसके खिलाफ़ हमें, नहीं तो वो हमारे घर पर आनी चाहिए और हमें उसके जो हमारा जो रिश्ता है, नाता है, हम सब कुछ उसके खिलाफ़ जो है तोड़ दिया है, हम उसके खिलाफ़ हैं। पुलिस जैसे ये बात सुनते हैं तो पुलिस को इस बात हजम नहीं होती है। तुरंत सतीश और उनके भाई रिंकू को गिरफ्तार करती हैं। जब उसे थाने लेकर जाती हैं और जब उसे पूछताछ करती हैं तो फिर से वही बात कर रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार पुलिस कड़ी सख्ती के साथ पेश आती हैं तो वो टूटते हैं। टूटने के बाद दोनों भाई आखिरकार एक कहानी सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अरमान दुबई जाता है, दुबई के बाद वो घर पर लौटता है तो मेरी बहन काजल जो है उसके प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाती हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, अलग अलग जगहों पर मिलते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। जब इस बात की जानकारी हमें लगती है तो फिर हम लोग जो है, हमारी बहन होती है काजल, उसका पीछा करने लगते हैं, उसके खिलाफ़ ध्यान रखने लगते हैं। तो एक रात जो है अरमान यानी 18 जनवरी 2026 के दिन अरमान हमारे घर पर आता है, जिसके बाद कमरे के अंदर उनके साथ मेरी बहन की और अरमान की जो है वो संबंध बनाने का जो है आवाज़ें आ रही होती हैं। तो मैं अचानक जाता हूं, जब दरवाज़ा खोलकर देखता हूं तो दोनों आपत्तिजनक स्थिति के अंदर होते हैं। तो मैं अपने पिता राजाराम को बुला लेता हूं, जिसके बाद मेरा भाई जो है ससुराल गया हुआ होता है तो उनको भी फ़ोन कर लेता हूं। इतने में सतीश और राजाराम दोनों जन यानी मैं और मेरे पिता दोनों जन जो हैं अरमान को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसी कमरे के अंदर बिठा देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और रिंकू भी जो है 4 व्हीलर लेकर अपने घर पर आ जाता है और 4 व्हीलर को जो है एक दूर जगह पर खड़ा कर देता है, जिसके बाद रिंकू भी घर पर आ जाता है। अब सतीश, रिंकू और राजाराम जो काजल के पिता हैं और दोनों भाई तीनों जन मिलकर जो है अरमान के साथ मारपीट करने लगते हैं। तो काजल कहती है कि इसे छोड़ दो, इसके साथ मारपीट मत करो, अगर तुम चाहते हैं तो हम इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे, अब तुम्हारे जो है बीच में कभी नहीं आएंगे। जैसे ये बात सतीश और रिंकू और उसके पिता राजाराम सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उसके बाद काजल को कहते हैं कि इसको तो छोड़िए, मैं तुझे भी छोड़ने वाले नहीं हैं, तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा। आखिरकार दोनों के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद दोनों का गला दबाया जाता है और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जैसे ही मौत के घाट उतर जाते हैं, उन दोनों की डेड बॉडी को लेकर उसी कार के अंदर डालकर, जो गांव के पास में ये कार को खड़ी करके रिंकू आता है, उसी कार के अंदर दोनों की डेड बॉडी डालकर गागन नदी नीम करौली बाग के आसपास एक खड्डा खोदते हैं और खड्डा खोदने के बाद उसी के अंदर दोनों की डेड बॉडी को दफना दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पर घर पर आ जाते हैं। और जैसे इस बात की जानकारी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, पुलिस जैसे ही सतीश और रिंकू को पकड़ जब उसे पूछताछ करती हैं तो सारी कहानी निकल कर सामने आ जाती है और आखिरकार पुलिस भी जो है सतीश और उनके भाई रिंकू और उनके पिता जो काजल के पिता होते हैं राजाराम, तीनों को आखिरकार गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद 21 जनवरी 2026 के दिन जो है उसे थाने में लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद पुलिस कहती है कि दोषी के खिलाफ़ जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, इनके खिलाफ़ काफ़ी बड़ी धाराओं के अंदर इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। आखिरकार इस बात की भी जानकारी जब आसपास के लोगों को लगती है तो दोनों समुदाय के अंदर जो है भिड़ंत होने लग जाती हैं। तो पुलिस टीम की बल वहाँ पर तैनात हो जाती है, जिसके बाद दोनों टीम को जो है अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है दोनों तरफ से जो है पुलिस बल जो है काफ़ी संख्या के अंदर वहाँ पर लगा हुआ होता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरह की क्राइम की कहानी हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।